नेक्स्ट स्क्रीन पे ये वो चीज है जो शायद हम यहाँ थे कल जहाँ हमारी क्लास खत्म हुई थी। ये होता है एक और तरह के एग्जाम सेंटेंसेस की हमें मिलती हैं जो उनकी स्ट्रक्चराइजेशन की बुनियाद पर होती हैं। पहली इनमें हमने कल पढ़ी थी सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक ही क्लॉज होता है। क्लॉज का मतलब वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, एक शख्स या चीज का तस्करा होता है और एक ही उसके किसी अमल या उसके काम के बारे में बात बताई जाती है। मिसाल के तौर पर, अच्छा ये इसमें मौजूद है, वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट होता है। फिर ही हैज एन एक्सपेंसिव वॉच, इसमें एक ही शख्स का तस्करा है, एक ही सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। एक सब्जेक्ट का मतलब एक ही डूअर या जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही होगी। जरूरी नहीं कि वो नंबर में भी, तादाद में भी सिंगल हो। अगला जुमला इसका देख लें, सम बॉयज, चूंकि ये प्लूरल लेकिन सब्जेक्ट एक ही है, एक ही शख्स के बारे में या एक ही ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात की जा रही है। सम बॉयज कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज। अगला हम पढ़ेंगे, ये हमने कल गालिबन कर लिया था। अच्छा, दूसरी किस्म कंपाउंड सेंटेंस होती है। अच्छा, मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि ये 8th लेवल पे फिलहाल आपको शायद ये नहीं पढ़ाए जाते, ये 9th और मैट्रिक लेवल पे बच्चों के काम आते हैं। तो ये चूंकि जनरल इंट्रोडक्शन है, इसमें ये सारी चीजें शामिल हैं। दूसरी काइंड ये होती है स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, इसके अंदर कम से कम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये होता है, जिस तरह हमने पिछला सिंपल सेंटेंस पढ़ा था, इस तरह के अगर दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस लिखे हुए हैं और इनको हम कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिला के जोड़ दें तो ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। इनको जोड़ने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, जिसमें एंड शामिल होता है, जिसमें बट शामिल होता है, येट शामिल होता है, और होता है, सो होता है। इस तरह के दो चार और भी हैं। दे आर काइंड एंड दे लव फ्लावर्स, इसमें देखें दे आर काइंड एक क्लॉज बनता है, एंड दे लव फ्लावर्स दो दूसरा क्लॉज बनता है। वैसे इस जुमले को अगर हम दे से लेकर फ्लावर्स तक ले जाएं तो ये एक सिंगल सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर दो क्लॉजेस हैं, एक दे आर काइंड और दूसरा दे लव फ्लावर्स। ये हम दो सेंटेंसेस नहीं कहेंगे। हाँ, अलग अलग लिखा हुआ हो, दे आर काइंड फुल स्टॉप, दे लव फ्लावर्स फुल स्टॉप, तब ये दो जुमले होंगे। लेकिन जब हमने इनको एंड लगा के जोड़ दिया तो यहां पर ये एक सेंटेंस, एक जुमला काउंट होगा। हाँ, इसके अंदर अब जो ये दो पहले जो जुमले थे अब इसके अंदर शामिल हो गए, तो टेक्निकली ग्रामेटिकली हम इनको सेंटेंसेस नहीं कहेंगे कि दो सेंटेंसेस हैं इसमें, इसमें दो क्लॉजेस कहेंगे इनको। समझ आ रही है? यस सर। गुड। अच्छा, एक और मिसाल है कंपाउंड सेंटेंस की, शी इज रियली आवर टीचर और शी इज एन इम्पोस्टर। इसमें भी दो क्लॉजेस आपको नजर आएंगे। सेंटेंस ये एक है, एक क्लॉज है शी इज रियली आवर टीचर और शी इज एन इम्पोस्टर, ये दूसरा, और के बाद वाला ये दूसरा क्लॉज है। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस के तौर पर भी स्टैंड कर सकते हैं। शी इज रियली आवर टीचर फुल स्टॉप लगा के इसको एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस के तौर पर भी लिखा जा सकता है। शी इज एन इम्पोस्टर फुल स्टॉप लगा के अलग सेंटेंस के तौर पर भी लिखा जाता है। लेकिन अब जब ये इस सेंटेंस में मौजूद है और बीच में मिला हुआ है तो ये दोनों को मिला के एक सेंटेंस बनता है और अब दोनों की कैटेगरी चेंज हो गई, अब ये क्लॉजेस कहलाएंगे चूंकि ये एक जुमले का हिस्सा है। तीसरी किस्म, द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके अंदर भी मिनिमम रिक्वायरमेंट दो क्लॉजेस की होती है, मतलब दो क्लॉजेस जुड़े होंगे। लेकिन इनमें अब क्या होता है, एक क्लॉज जो कहलाता है वन इंडिपेंडेंट, एक क्लॉज इंडिपेंडेंट कहलाता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि अकेले तौर पर अगर उसको लिखा जाएगा फुल स्टॉप लगा के
तो वो अपनी मीनिंग क्लियर कर पाएगा। जो डिपेंडेंट होता है उस हिस्से को अगर जुमले से हम निकाल के कहीं लिखेंगे तो वो अकेले तौर पर इंडिपेंडेंट सेंटेंस के तौर पर वो स्टैंड नहीं कर सकता। और इनके दरमियान जो कनेक्शन के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, जो कंजंक्शन इस्तेमाल होता है इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, उसको हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मिसालें हैं इफ, बिकॉज, अनलेस, अनटिल। हसीब शाह बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, शायद उनकी तरफ इशू है कोई कनेक्टिविटी का। इसकी मैं मिसालें आपको देने लगा हूं। दे स्टॉप्ड बिकॉज द ग्राउंड वॉज वेट। अब इसमें एक क्लॉज है दे स्टॉप्ड और दूसरा क्लॉज है बिकॉज द ग्राउंड वॉज वेट। ये दोनों क्लॉजेस जुड़े हैं बिकॉज के साथ, और अगर हम दे स्टॉप्ड लिख के फुल स्टॉप कर दें तो ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस के तौर पर स्टैंड कर सकता है। लेकिन अगर हम बिकॉज द ग्राउंड वॉज वेट को अलग अकेला लिखें तो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अगर आपके सामने सिर्फ जुमला हो बिकॉज द ग्राउंड वॉज वेट, क्योंकि ग्राउंड गीला था, कोई सिर्फ इतना कह के चला जाए तो आपको मीनिंग समझ नहीं आएगी। इसको समझने के लिए जो इंडिपेंडेंट पार्ट है दे स्टॉप इसके साथ लगाना जरूरी है। तो इस सेंटेंस के अंदर भी इस दे से लेकर वेट तक ये सिंगल सेंटेंस ही कहलाएगा, लेकिन इसके अंदर टेक्निकली दो क्लॉजेस हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट वाला है जहां से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है अमूमन वहां से वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। एक और मिसाल इसकी में, he announced the results after we had entered the hall। अब इसमें आफ्टर जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है। एक क्लॉज उससे पहले है और दूसरा क्लॉज उसके बाद है, और अमूमन ये बाद वाला क्लॉज इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है। लाजमी नहीं है, कभी कभार ये तरतीब उलट भी हो जाती है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर वी हैड एंटर्ड द हॉल कॉमा ही अनाउंस्ड द रिजल्ट्स। तो अमूमन जिस क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और दूसरा जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट की मीनिंग में एक बार फिर बता दूं, अगर ही अनाउंस द रिजल्ट्स लिख के फुल स्टॉप करके एक अकेले सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस के तौर पर लिख छोड़ा जाए तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा होगा ही अनाउंस द रिजल्ट्स। लेकिन अगर आफ्टर वी हैड एंटर्ड द हॉल सिर्फ इतना लिख के हम फुल स्टॉप लगा के इसको अलग सेंटेंस की जगह खड़ा करेंगे तो ये मीनिंग नहीं देगा, क्योंकि इसमें ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है आफ्टर, जिसकी वजह से इसकी मीनिंग डिपेंडेंट हो जाती है कि इसके साथ कुछ और भी लिखा पढ़ा बोला जाए। ठीक है, इसकी एक और मिसाल भी अमूमन होती है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो फिर बड़ी क्लासेस पे आती है, वो मैं बाद में किसी और क्लास में समझाऊंगा। ये जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ये 8th वालों के लिए, बल्कि ये वैसे भी तमाम क्लासेस के लिए लाजमी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैट्रिक भी पास कर जाते हैं, इंटरमीडिएट भी पास कर जाते हैं, बीए बीएससी भी पास कर जाते हैं, लेकिन यहाँ आके कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाते हैं, कंफ्यूजन होती है, ग्रामर थोड़ी सी बच्चों को तंग करती है, लेकिन तंग या परेशान या तब करती है जब हम उस पर तवज्जो नहीं देते हैं। अगर तवज्जो देके समझने और सीखने की कोशिश करें तो ये चीज हमें समझ आ जाती है। अच्छा जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इनमें पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज बता दूं, ये जितने भी हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं अपने बोलचाल में, अपनी राइटिंग में, लिखने में, इन तमाम अल्फाज के हम चूंकि सेंटेंसेस बनाते हैं तो इन सेंटेंसेस में ये अल्फाज मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं, मुख्तलिफ रोल प्ले करते हैं। तो इन तमाम अल्फाज को जब एनालाइज किया गया एक्सपर्ट्स की तरफ से तो इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में बांटा गया, मुख्तलिफ पार्ट्स में बांटा गया अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जो काम, जो फंक्शन ये प्ले करते हैं सेंटेंस में, जो काम ये करते हैं, उस एक्शन को, उस काम को मद्देनजर रख के तो इनके कुल 8 हिस्से, 8 पार्ट्स बने। और इनमें फिर वैसे तो चाहे तो किसी भी तरतीब से पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन एक अमूमन तरतीब बनी हुई है, उसी से पढ़ाते हैं। सबसे पहले जो अल्फाज की किस्म आती है उसको नाउन कहा जाता है। आप सबने 6-7 में पढ़ा भी होगा, नीचे क्लासेस में भी पढ़ा होगा।
ये वो अल्फाज होते हैं, ये वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल वर्ड्स, नॉट द कंप्लीट सेंटेंसेस। ये वो अल्फाज होते हैं जो किसी भी चीज, जगह, आइडिया या शख्स के नाम के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। कुछ मिसालें मैंने नीचे दी हुई हैं, बॉय, गर्ल, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ एटसेट्रा। दुनिया में जितनी भी चीजें आपके सामने आती हैं, हर एक का कोई ना कोई नाम होता है। लोग आपके सामने आते हैं, उनके नाम होते हैं। रिश्तों के हिसाब से हम लोगों के नाम रखते हैं, पेशों के हिसाब से उनके नाम होते हैं। कोई डॉक्टर कहलाता है, कोई टीचर कहलाता है, कोई कारपेंटर कहलाता है। रिश्तों के हिसाब से लोगों के नाम होते हैं, कोई फादर होता है, कोई मदर होती है, कोई कजन होता है, कोई ब्रदर होता है। तो ये भी नाम है, उस रिश्ते के हिसाब से हम उस शख्स को उस नाम से पुकारते हैं। और फिर चीजों के, जगहों के जगहों के हिसाब से अगर देखें, पार्क एक ऐसी जगह है, एक जगह है उसका नाम पार्क है। मॉस्क मस्जिद है, स्कूल है, सिटी है, विलेज है, ये मुख्तलिफ जगहों के नाम है। तो नाउन कहते हैं उन तमाम अल्फाज को ग्रामर में जो किसी भी शख्स, किसी भी चीज, किसी भी जगह या किसी भी आइडिया, ख्याल, कॉन्सेप्ट का नाम होते हैं, उनको हम नाउन कहते हैं। फिर एक और पार्ट ऑफ स्पीच आता है इसके बाद, जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का मतलब होता है वो अल्फाज जो नाउन्स की जगह इस्तेमाल होते हो, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। कभी कभार उन चीजों, जगहों और लोगों के हम नाम तो लेते लेते हैं, कभी कभार उनकी जगह, उनकी तरफ इशारा करने के लिए है हम दूसरे अल्फाज का सहारा लेते हैं। जो मिसालें आपके सामने ग्रीन में आ रही हैं, ही है, हिम है, हिज, शी, हर, हर्स, आई, मी, माइन। जब भी मैं अपने लिए बात करता हूं, मैं आई का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। आई मेरा नाम नहीं है। कोई भी शख्स अपने लिए जब भी बात करता है, वो आई का लफ्ज इस्तेमाल करता है, मैं का लफ्ज इस्तेमाल करता है। तो ये आई, ये मैं, ये शी, ये माइन, ये हमारे नाम नहीं है। ठीक है, ये वो अल्फाज हैं जो हम नामों की जगह इस्तेमाल करते हैं। फिर इनके मुख्तलिफ फंक्शन हैं, मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। वो फिर डिटेल्ड इसी लेक्चर में बताया जाएगा। इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म्स होती हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स होती हैं, पॉजिटिव फॉर्म्स होती हैं। बहरहाल इनकी फिर इसमें इसी डिटेल्ड क्लास में बताई जाएंगी। उसके बाद अगला पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है वर्ब, जिसे उर्दू में फेल भी कहा जाता है। ये वो अल्फाज होते हैं, वर्ड्स यूज्ड टू इंडिकेट एक्शन और स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जब जुमले में किसी सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट हम पीछे पढ़ के आए, जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी शख्स या किसी चीज का तज़किरा किया जाता है, उसके हवाले से वर्ब आगे जुमले में जो प्रेडिकेट की बिगिनिंग बनता है वर्ब, वो उस सब्जेक्ट का कोई अमल बता रहा होता है कि वो सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, क्या काम करता है, क्या उसके साथ काम हो रहा है, या उसकी स्टेट, उसकी हालत बताता है। तो वर्ब्स में हमारे पास कुछ मिसालें नीचे मौजूद हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। इसके अलावा प्ले, रीड, राइट, सिंग, बहुत सारे वर्ब्स की तादाद होती है हमारे पास। फिर एक और एक और पार्ट ऑफ स्पीच, उसे हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। ये वो अल्फाज होते हैं एडजेक्टिव्स जो नाउन्स, मतलब जो लोगों के, चीजों के, जगहों के नाम है, या प्रोनाउंस जो अल्फाज उन नाउन्स की जगह इस्तेमाल होते हैं, उनकी कोई खूबी, कोई खामी, कोई रंग, कोई कलर, कोई साइज, कोई विड्थ, कोई वेट, इस तरह से उसकी कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं, उनके मुतालिक उनकी कोई खूबी या खामी बता रहे होते हैं। मिसालें आपके सामने मौजूद हैं, गुड, बैड, टॉल, स्ट्रॉन्ग, हैवी, अगली, सम, ऑल। इन एडजेक्टिव्स में भी फिर आगे मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, वो किसी अगली क्लास में जब सिर्फ हम एडजेक्टिव और उसकी काइंड्स पे बात कर रहे होंगे। अगला पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब। एडवर्ब का काम क्या होता है? ऑल द एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। अब एडवर्ब का काम होता है कि किसी वर्ब
की डिस्क्रिप्शन दे, मतलब वर्ब के हवाले से कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब वर्ब में क्या होता है, अमूमन हमारे पास वर्ब लोगों के अमल के बारे में बता रहा होता है, तो उस अमल के अंदाज के बारे में अगर बात की जाती है तो वो एडवर्ब बताता है। उस वर्ब के वक्त के बारे में, उस अमल के वक्त के बारे में बात होती है तो अमूमन एडवर्ब होता है, सिंगल वर्ड में जब अमूमन होते हैं। इसी तरह एडजेक्टिव्स और किसी दूसरे एडवर्ब की भी कोई क्वालिटी या मजीद डिस्क्रिप्शन देनी हो तो वो एडवर्ब करता है। इसकी कुछ मिसालें भी मौजूद हैं हमारे पास, स्लोली, ऑनेस्टली, वेल, ऑफन, वेरी, टू, एक्सेट्रा। फिर अगला पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का काम क्या होता है, इट इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो हम किसी भी सेंटेंस में अमूमन प्रेपोजिशन क्या होता है, दो अल्फाज के बीच में इस्तेमाल होता है, तो ये उन दोनों अल्फाज, दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच के दरमियान कोई ना कोई रिश्ता बता रहा होता है कि वो आपस में कैसे जुड़े हैं। कोई, जिस तरह हमारे पास से पहले मिसालें आ रही हैं, ये देख लें, इन, ऑन, एट, with, up, down, beneath, along, above। ये बता रहे होते हैं कि कोई एक चीज दूसरी चीज के अंदर है, या कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर है। एट जब कहता है तो किसी चीज के बराबर में है, किसी चीज के साथ है, with का इस्तेमाल। तो ये प्रीपोजिशंस रिश्ता बताते हैं, ताल्लुक बताते हैं किसी भी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के दरमियान। फिर है कंजंक्शन। कंजंक्शन हम अभी थोड़ी देर पहले क्लॉजेस पढ़ते हुए या सेंटेंस की काइंड्स पढ़ते हुए भी पढ़ रहे थे। कंजंक्शन बुनियादी तौर पर क्या होता है, एक ऐसा लफ्ज होता है, एक ऐसा वर्ड होता है, डेफिनेशन में पढ़ूंगा, दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। इसका काम जोड़ने का होता है। ये या तो दो अल्फाज को आपस में जोड़ता है, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है, या दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। ये जो जोड़ता है, ये रिश्ता वगैरह सच नहीं बताता जिस तरह प्रेपोजिशन रिलेशनशिप बता रहा होता है। इसकी कुछ मिसालें आप ऊपर भी पढ़ के आए, कुछ यहां भी मौजूद हैं, एंड है, बट है, और, बिकॉज, हाउएवर, आफ्टर, बिफोर, येट। और आठवीं आखिरी किस्म, चार हमने पिछली स्क्रीन पे पढ़ी, चार इसी स्क्रीन पे मौजूद हैं, इंटरजेक्शन। ये आठवीं किस्म है। इंटरजेक्शन हमने भी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ रहे थे उसमें भी पढ़ा था। इनका काम क्या होता है, ये वर्ड्स की सूरत में होते हैं, सेंटेंसेस की सूरत में नहीं होते हैं। दे एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ये इंटरजेक्शन ऐसे सिंगल वर्ड्स होते हैं जो किसी भी शख्स के जो बोल रहा होता है या इनको लिख रहा होता है, तो ये इजहार कर रहे होते हैं उस शख्स की अचानक पैदा होने वाली किसी फीलिंग का, या शदीद किस्म की फीलिंग जो अचानक पैदा हुई हो। इनमें ये जो अल्फाज हैं, अलास, ये दुख या अफसोस का इजहार करता है। वाव, किसी चीज पे जब आप तारीफ करते हैं तो, एक मिनट, वाव का इस्तेमाल होता है। शिट, ये आजकल बड़े बच्चे भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज पे नागवारी शो करनी हो। ब्रावो, किसी की तारीफ करते हुए। ब्लाइमी, हुर्रा, फ्यू, ये ऐसे अल्फाज हैं जो मुख्तलिफ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का इजहार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज होती है जो बुनियादी तौर पर होती तो एडजेक्टिव की ही काइंड है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम अलग करके पढ़ाते हैं, जिसको हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। आर्टिकल बुनियादी तौर पर एडजेक्टिव की ही किस्म है, या इसको हम डिटर्मिनर भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये ब्राउन में लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है। इट इज यूज्ड टू पर्टिकुलराइज नाउन्स। अमूमन ये जो आर्टिकल्स होते हैं, ये किसी भी नाउन या नाउन फ्रेजेस, हम जब फ्रेजेस की काइंड्स पढ़ेंगे उनसे पहले आते हैं, उनको मखसूस बनाने के लिए। आर्टिकल्स बुनियादी तौर पर दो हैं। ए इसकी एक और शक्ल है, लेकिन मीनिंग वही है वही चीज, एन और द। तो बुनियादी तौर पर दो हैं, ये ए और एन एक ही की दो अशकाल हैं। इनका इस्तेमाल फिर हम आगे किसी क्लास में यकीनन करेंगे जो डिटेल में होगा। फिर हमारे पास टेंसेस जब हम पढ़ते हैं, आज अभी टेंसेस पे बात नहीं होगी, लेकिन टेंसेस में भी हमारे पास
दो वॉइसेस का इस्तेमाल होता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हम क्या बता रहे होते हैं कि एक्टिव वॉइस में ये 7वीं 8वीं पे है, एक्शन परफॉर्म बाय सब्जेक्ट। जब जिस अमल की बात हो रही है वो अमल सब्जेक्ट खुद कर रहा है तो हम अमूमन उसको एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, जिसमें डूअर ऑफ एक्शन इज इंपॉर्टेंट। इसमें जो सब्जेक्ट होता है, जो वो अमल कर रहा होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें वर्ब की एक्टिव काइंड इस्तेमाल होती है। इसकी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। ही किल्स अ स्नेक, इसमें ही जो शख्स है वो खुद जो अमल हो रहा है मारने का, किल करने का, परफॉर्म कर रहा है, और ये एक्टिव वॉइस ही है, ही किल्स अ स्नेक। शी लव्स हर चिल्ड्रन, इसमें शी जो सब्जेक्ट है, वो जो अमल हो रहा है इस जुमले में लव करने का, वो खुद ही परफॉर्म कर रही है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस कहलाता है और वर्ब की ये एक्टिव फॉर्म ही है। अब हम बढ़ेंगे पैसिव वॉइस की तरफ। पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्शन नॉट परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। हालांकि जुमले के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उसे सब्जेक्ट ही कह रहे होते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट खुद से वो एक्शन जो उस जुमले में या अमल जो उस सेंटेंस में हो रहा होता है वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता। वो बेसिकली होता ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट बनाना होता है तो हम पैसिव वॉइस का जुमला बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। वर्ब, इसमें वर्ब की पैसिव फॉर्म इस्तेमाल होती है क्योंकि वर्ब एक्टिवली यूज नहीं हो रहा होता है। इसकी मैं मिसालें दूंगा आपको। अ स्नेक इज किल्ड बाय हिम, पीछे जो हमने जुमला पढ़ा था ही किल्स अ स्नेक, अब इसमें देखेंगे अ स्नेक इज किल्ड बाय हिम। इसमें जुमले के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो अ स्नेक इस जुमले का सब्जेक्ट है, लेकिन स्नेक जो मारने का अमल है वो खुद परफॉर्म नहीं कर रहा है। स्नेक खुद से नहीं मार रहा है अपने आप को, कोई और स्नेक को या सांप को मार रहा है। और वर्ब की जो फॉर्म है इसे हम पैसिव कहते हैं, इज किल्ड, क्योंकि ये परफॉर्म नहीं हो रहा सब्जेक्ट के जरिए। हर चिल्ड्रन आर लव्ड बाय हर, इस जुमले में भी हर चिल्ड्रन स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट है, लेकिन हर चिल्ड्रन जो है वो ये जो वर्ब बताया गया है आर लव्ड, ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये अमल खुद नहीं कर रहे हैं चिल्ड्रन। तो इस तरीके से इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, अमूमन जब हम किसी शख्स की कही हुई बात या उसका दिया हुआ मैसेज आगे किसी और शख्स को पहुंचा रहे होते हैं तो हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। या तो हम डायरेक्टली उसके कहे हुए अल्फाज उनमें कोई तब्दीली किए बगैर आगे किसी को बता देते हैं, या कभी कभार उसमें हम जब तब्दीली करते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जब तब्दीली नहीं करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है, उस शख्स के कहे हुए अल्फाज एज इट इज पहुंचा देते हैं, और जब तब्दीली करते हैं तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, स्टेटमेंट्स टू कन्वे मैसेज। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक ऐसा जुमला होता है जो किसी का पैगाम आगे पहुंचा रहा होता है। यूजेस कोटेशन मार्क्स, इसके अंदर जो मैसेज होता है किसी और के कहे हुए अल्फाज होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमर्स में या कोटेशन मार्क्स में हम बंद करके बता रहे होते हैं, जिसमें पता चलता है कि ये अल्फाज इस शख्स के हैं। इसमें एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर्स हम इस्तेमाल करते हैं जो इन द कोटेशन मार्क्स आते हैं, वो वही एग्जैक्टली सेम अल्फाज होते हैं जो बोलने वाले ने अदा किए होते हैं। कुछ मिसालें दूंगा। ही सेज आई नो यू, अब हम किसी से कह रहे हैं कि ही सेज, कोई शख्स है, हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा कोई और अजीज हो सकता है, उसके लिए क्या कहता है कि आई नो यू। या दूसरा जुमला, शी सेड यू स्टोल माई मनी, हम किसी और को बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि शी सेड, किसी और खातून ने कहा है कि यू स्टोल माई मनी, उस खातून ने कहा यू स्टोल माई मनी। अब ये अल्फाज जो कोटेशन मार्क्स में है ये हमारे नहीं है जो हम उसको बता रहे हैं, हम बता रहे हैं उसको लिख के। लिखने में तो इन्वर्टेड कॉमास नजर आती है, बोलने में हम सिंपली अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तो पता चलता है कि ये हमारे अल्फाज नहीं है, किसी और के अल्फाज है। फिर आती है इनडायरेक्ट स्पीच।
इनडायरेक्ट स्पीच भी इसी तरह एक स्टेटमेंट होती है जो किसी और का मैसेज किसी शख्स की तरफ हम पहुंचाते हैं। डजंट यूज कोटेशन मार्क्स, इसमें कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं होता है। नो एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर, इसमें वही जब कोटेशन मार्क्स नहीं होंगे तो हम एग्जैक्ट वर्ड्स स्पीकर के नहीं यूज कर रहे होते हैं, इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर रहे होते हैं, कुछ प्रोनाउंस की, कभी कभार टेंसेस की तब्दीली होती है और आगे पहुंचाते हैं। इसकी मिसाल ये है, he tells that he knows me, या she told that I had stolen her money। अब ये एग्जैक्टली इनडायरेक्ट स्पीच है जो पिछली स्क्रीन में आपने सेंटेंसेस देखे, इसमें ना कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल है और ना ही वो एग्जैक्ट अल्फाज है। एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, आई नो यू, लेकिन यहाँ है ही नोज मी, या उसमें था यू स्टोल माई मनी, या हमने इसको चेंज किया हुआ है आई हैड स्टोलन हर मनी। तो ये इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच होती है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे तो थैंक यू वेरी मच का मैसेज आ गया है। इसका मतलब है आज का टॉपिक भी खत्म होने को है और हमारी क्लास भी ओवर होने को है। 2 मिनट बचे हैं, तो स्क्रीन मैंने शेयर करना खत्म कर दी है। आप लोग बताएं आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी। सबसे पहले मैं अब्दुल मुईज से पूछूंगा। वेरी गुड। उसके बाद अब्दुल राफे मुझे बताएंगे। मेरे पास जो लिस्ट लिखी आ रही है मैं उससे नाम पढ़ के बोल रहा हूँ। अब्दुल राफे, कैसी लगी आज की क्लास? अब्दुल राफे की आवाज नहीं आ रही है। अब्दुल्ला इमरान, आपको कैसी लगी क्लास? सर अच्छी। उमर सर अच्छी लगी। वेरी गुड। उमर, बहुत अच्छी लगी। हसीब शाह सर क्लास कैसी लगी? अब आपने क्या करना है, क्लास खत्म होने के बाद ये जो चैट में मैसेज आया हुआ है इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप एक छोटा सा टेस्ट होगा, 5 क्वेश्चन है उसमें, और आपने वो फिल करके सबमिट करना है और अपने क्लासमेट्स को जरूर बताएं कि क्लासेस चल रही हैं 8वीं की स्पेशली, वो अटेंड करें। सर सरमत क्लास, सरमत क्या? सरमत बोला बेटा, बोले बस क्लास खत्म होने वाली है, हमारे पास 1 मिनट रहता है। आप अपनी बात करें। उमर, कुछ कह रहे थे आप? सरमत क्लास ले रहे? नहीं, सरमत नहीं आ रहा। मेरे पास 4-5 स्टूडेंट्स हैं। अब्दुल मुईज है, अब्दुल राफे है, अब्दुल्ला इमरान है और उमर आप हैं, हसीब शाह हैं। कल नौफिल भी थे, नौफिल भी है। नौफिल नजर क्यों नहीं आ रहा है मुझे यहाँ लिस्ट में? चले, हाँ लिस्ट असल में मैंने वो चैट बॉक्स भी खोला हुआ है इसलिए मोहम्मद नौफिल नजर नहीं आ रहा था। तो आपने समझ लिया है कि आपने इस लिंक को चैट वाले एरिया में, आपको नजर आ रहा है सबको? मैंने लिंक शेयर मोर में जाओ तो फिर आगे आ रहा है। हाँ ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे ये क्लास खत्म होने के बाद, और आपने ये फॉर्म है एक छोटा सा, फिल करके उस क्वेश्चन वर्क की तरह है, आपने उसको सबमिट कर देना है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। ठीक।